नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड का नवीन इतिहास, जो कि लिखा है आपका डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी के द्वारा। तो देखिए आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे जो आपकी यशवंत सिंह कटोच जी की किताब है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। इसके पहले पार्ट से लेके अंतिम पार्ट तक, एक हिसाब से आप इसको समरी भी बोल सकते हैं। तो समरी के हिसाब से हम यहाँ पे वन लाइनर कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने के एक्सपेक्टेड हैं, जो क्वेश्चन आने के आपका एग्जाम में, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर कराया जाएगा यशवंत सिंह कटोच जी की किताब के द्वारा उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास किताब नहीं थी, तो सोचा हम अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसा करें जिससे कि आप सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। देखिए आप सभी को पता ही है 746 जो पद निकले हुए हैं उसका हमारे यूट्यूब चैनल का पूरा फोकस है, पूरा एफर्ट लग रहा है कि आप सभी लोग ये जो 746 पद हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हैं, उनका लगभग 100% यहाँ पे हमारा रिजल्ट देने की पूरी कोशिश कराई जा रही है, ताकि आपके जो उत्तराखंड का जो आयोग है, उत्तराखंड का आयोग यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी आप फेस कर सकें, उनको भी आप करेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये सारी मुहिम चलाई जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो उम्मीद ये करता हूँ सभी लोगों से, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं और जो लोग नए हैं वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बाकी जो लोग पुराने हैं वे लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी यूट्यूब वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाकी अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे लोग रिव्यू देते हैं तो अच्छा लगता है, तो आप भी रिव्यू दीजिएगा। तो देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो पार्ट है ये हमारा पार्ट फर्स्ट ही चल रहा है, अभी इसके बाद ही आपके सारे सीरीज आने वाली हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। और 1 तारीख से आपका MCQs स्टार्ट हो रही हैं ऑनलाइन, जिसमें आपका देखिए ऑनलाइन यहाँ पे यूट्यूब के जरिए आपको विद इन टाइम में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में काली कुमाऊं के नाम से किस जनपद को जाना जाता है। ठीक है, तो ये जनपद का नाम क्या है आपका, चंपावत। ठीक है, चंपावत को जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल सारे क्वेश्चन मिक्सअप हैं, क्योंकि यहाँ पे नए लोग भी हैं और पुराने लोग भी हैं। तो जिन लोगों को आता अच्छी बात है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपके 20 में से कितना क्वेश्चन आप स्कोर कर पा रहे हैं, कितना नंबर आप स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका जनपद है वो कौन है, चंपावत। चंपावत को ही आपका काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। चंद राजवंश की पहली राजधानी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, देखिए चंपावत को कब जनपद बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका 15 सितंबर 1997 को चंपावत को जनपद बनाया गया था, आपका पिथौरागढ़ जनपद से अलग करके। अगर चंपावत जनपद के पुराने नामों की बात करी जाए तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है आपका चंपावती और कुमू। ठीक है, ये सारी चीज़ों के आप यार पुराने नामों पे मैंने वीडियो बना रखी है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी है तो वो लोग देख लीजिएगा। ओल्ड नेम उत्तराखंड स्टडी विद एम करके डालेंगे तो आपको मिल जाएगी हमारी वीडियो। उसमें सारे शहरों के जितने भी पुराने नाम हैं जो पूछे जाते हैं उनके बारे में मैंने बताया गया है, मेरे द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको चंद राजवंश देखिए यहाँ पे नॉर्मली चंद राजवंश का जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है, थोहर चंद को। ठीक है, कुछ लोग सोमचंद को भी कहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग आयोग भी थोहर चंद ही मानते हैं, तो आप थोहर चंद करके आ सकते हैं। उसी के साथ साथ देखिए चंपावत में किसका किला है आपका, राजबुंगा का किला है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, चंपावत में आपका राजबुंगा का किला है, जो किसके द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया था आपका सोमचंद के द्वारा बनाया गया था आपका राजबुंगा का किला। तो आप इन चीज़ों को याद रख लीजिएगा। और चंपावत में देखिए आपका एक फेमस चीज़ और है आपका नौ डूंगा घर। ठीक है, तो देखिए जो 9 डूंगा घर है, मैं यहाँ पे जाके आपके लिए स्पेशली वीडियोस जरूर बनाऊंगा। अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए मेरा जाने का नहीं हो पा रहा है, तो इस पे भी आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा, इसको वहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा मैं आप सभी को। देखिए जो आपका 9 डूंगा घर है, तो आप अगर यहाँ पे देख के यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ भी 9 पत्थर दिखेंगे, यहाँ भी 9 पत्थर देंगे, इस साइड भी 9 पत्थर देंगे, इस साइड भी आपको 9 पत्थर दिखेंगे। ठीक है, तो ये 9 पत्थरों का घर है। आप यहाँ के किसी भी साइड से देखें तो आपको यहाँ पे 9 पत्थर ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का है, तो मैं यहाँ पे जाके जरूर वीडियोस शूट करूंगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते। देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश के इतिहास का एकमात्र स्रोत क्या है। ठीक है, देखिए जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उसका अधिकतर जो स्रोत है वो नहीं मिल पाता है, तो इसका जो एकमात्र स्रोत है वो है आपका क्या है, ताम्र पत्र। देखिए अधिकतर जितने भी आप यहाँ पे इतिहास पढ़ रहे हैं, यहाँ पे किसी के बारे में कोई जानकारी मिल रही है तो ये किसके द्वारा मिली है, ताम्रपत्र के द्वारा मिल रही है। ताम्रपत्र होता है क्या था, देखिए ताम्रपत्र एक तांबे का जिस टाइप पे पेज कह सकते हैं,
तली टाइप की कह सकते हैं, वो होता था जिसमें आपका अपनी भाषा में वो लोग अपनी भाषा में अंकित करते थे वहाँ पे उनके इतिहास के बारे में, किसी श्लोक के बारे में। तो उस वजह से वहाँ पे उस ताम्रपत्र के वजह से हमें जो भी हमारे पुराने राजवंश हैं, चाहे वो कार्तिकेयपुर राजवंश हो चाहे पवार राजवंश हो, तो उनके बारे में विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपका देखिए जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, इसको देखिए उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी माना जाता है। ठीक है, तो कभी पूछा जा सकता है आपका कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये किसको कहा जाता है, आपका कार्तिकेयपुर राजवंश को कहा जाता है आपका उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। ठीक है, इसका अगर संस्थापक की बात करें जाए तो देखिए इसके संस्थापक जो थे वो थे आपके बसंत देव इनके प्रथम संस्थापक थे आपके। ठीक है ना, कार्तिकेयपुर राजवंश के, इनको याद रखना है। देखिए जो ये कार्तिकेयपुर राजवंश था, इनकी प्रथम राजधानी कभी पूछी जाए तो आप क्या करके आइएगा, जोशीमठ याद कर लीजिएगा, जोशीमठ है। उसके बाद इनके द्वारा उस टाइम पे अल्मोड़ा में ही आता था, कत्यूर घाटी जो बैजनाथ में स्थित है, तो वहाँ पे स्थानांतरित करी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े थे। देखिए अगला है आपका, किस लेख के द्वारा कत्यूरी राजवंश का मूल नाम ज्ञात होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कौन सा लेख है जिसके द्वारा आपका कत्यूरी जो राजवंश है उसका मूल नाम ज्ञात होता है, वो है आपका कुलसारी मूर्ति लेख। ठीक है, क्या है आपका मूर्ति लेख। ठीक है, कुलसारी मूर्ति लेख के द्वारा ही आपका यहाँ पे जो ये है आपका कत्यूरी राजवंश, इसका मूल नाम ज्ञात होता है। ठीक है, तो ये इसको भी आपको याद करना है। अगला है देखिए आपका, हिमालय राज्यों का पश्चिमोत्तर सीमांतक प्रदेश से अविरल व्यापार किससे प्रकट होता है। ठीक है, देखिए जो वहाँ पे व्यापार किया जाता था आपका पश्चिमोत्तर सीमांतक प्रदेशों में, उसका जो व्यापार है किससे प्रकट होता था या किससे किया जाता था, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये किया जाता था आपका जौ। ठीक है, जौ नामक मुद्रा होती थी उस टाइम पे, तो उसके द्वारा देखिए जौ नामक मुद्रा के द्वारा ही आपका जो पश्चिमोत्तर सीमांतक प्रदेश थे उसका व्यापार किया जाता था, वहाँ पर अविरल व्यापार कराया जाता था, किसके द्वारा, जौ नामक मुद्रा के द्वारा। ठीक है, तो ठीक है देखो दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज़ गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो उसको लाइक जरूर करते रहिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए आपका, हूण देश के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये कि हूण जो देश है आपका वो किससे जाना जाता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता देता हूँ। जो आपका जो हूण देश है वो हूण देश के नाम से किसको जाना जाता है, वो जाना जाता है आपका तिब्बत। ठीक है, तो याद रहेगा किसको जाना जाता है, वो जाना जाता है आपका तिब्बत को जाना जाता है आपका हूण देश के नाम से। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, पवित्र नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है कि जो आपका पवित्र नंदा देवी का शिखर है वो कहाँ पर स्थित है, तो देखिए वो है आपका चमोली। ठीक है, पवित्र कहाँ पे स्थित है, चमोली। अगर वहाँ पे अगर चमोली ना हो तो वहाँ पे क्या हो सकता है आपका गढ़वाल हिमालय। ठीक है, गढ़वाल हिमालय का ये भाग है। यहाँ पे पवित्र जो नंदा देवी शिखर है वो कहाँ पे स्थित है, गढ़वाल हिमालय में स्थित है, जो कि कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछे तो कहाँ पे है आपका चमोली जनपद में स्थित है। देखिए जो आपका नंदा देवी जो पर्वत है वो दो तरीके से इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। जो नंदा देवी एक है आपका नंदा देवी पूर्व, ठीक है, और एक है आपका नंदा देवी पश्चिम। ठीक है, जो पश्चिम है, पश्चिम किस किस से मिलता है, देखिए जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका नंदा देवी है पश्चिम, ठीक है, नंदा देवी जो पश्चिम है वो उसकी ये देखिए सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई आपके 7,817 मीटर, कहीं पर 16 मीटर भी लिखा हुआ है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि देखिए जो आपका यशवंत सिंह कटोच है वो यही बोलते हैं कि 7,816 मीटर है, तो 7,816 या 7,817, ठीक है, अप्रॉक्स हो सकता है। देखिए जो आपका नंदा देवी जो पश्चिम है, ठीक है ना, तो याद रखिए ये किसकी बता रहा हूँ मैं आपको, पश्चिम की। ठीक है, नंदा देवी जो पर्वत श्रृंखला है वो पश्चिम की, तो ये स्थित है आपका चमोली में। इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा ऊंचाई इसी पर्वत श्रृंखला की है जो है आपकी 7,817 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये तो था आपका पश्चिमी की। अगर हम नंदा देवी पूर्वी की बात करी जाए, ठीक है, नंदा देवी पूर्वी की बात करी जाए तो इसकी पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई है वो 7,434 मीटर है। ठीक है, 7,434 मीटर है, जो कि आपका किस स्थान पर पड़ता है, ये आता है आपका चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, ये दोनों के सीमाएं टच करता है, पिथौरागढ़ की भी सीमा टच करता है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, आपका चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना है। क्या बताया मैंने आपको बताया मैंने आपका सबसे पहले बताया मैंने नंदा देवी पूर्वी, ठीक है,
क्या बताया था मैंने सबसे पहले, नंदा देवी पूर्वी यानी कि नंदा देवी ईस्ट, तो ये इसकी ऊंचाई कितनी थी 7,817 मीटर। और दूसरा बताया था मैंने नंदा देवी पश्चिम वेस्ट, इसकी कितनी थी आपकी 7,434 मीटर, ठीक है 34 मीटर थी। ये तो था आपका पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ और चमोली जनपद के पास में, और ये है आपका चमोली जनपद में, ठीक है। तो इन चीज़ों का याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई पर पर्वत श्रृंखला है वो है आपका नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, अल्मोड़ा जनपद किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। ये आपको याद करना है, और आ सकता है इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूके SSC के द्वारा कि जो आपका अल्मोड़ा जनपद है वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। तो देखिए उस पर्वत श्रेणी का नाम है आपका कसाई पर्वत, ठीक है। कसाई पर्वत श्रेणी के अंतर्गत स्थित है आपका अल्मोड़ा जनपद, ठीक है। किस पर्वत श्रेणी पे है, कसाई पर्वत श्रेणी पे है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अल्मोड़ा जनपद के बारे में। देखिए जो आपका अल्मोड़ा जनपद है इसका बात करूँ तो 1891 में इसको क्या बनाया गया था, जनपद बनाया गया था। 1864 में यहाँ पे नगर पालिका का गठन किया गया। अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है, राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। और अल्मोड़ा देख लीजिएगा एकमात्र ऐसा जनपद है जहाँ चांदी का क्या है, भंडार, चांदी का भंडार। देखिए पूछा जा सकता है कि उस जनपद का नाम बताइए, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन उसी के साथ जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि आयु द्वारा ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का एकमात्र वो जनपद बताइए जहाँ पर चांदी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लीजिएगा। जिन लोगों को याद नहीं है वो नोट कर सकते हैं। बाकी जो ये जो आपका PDF है, इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक के जरिए आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। जितने भी अभी तक मैं सीरीज लेकर लाया हूँ उनका सभी का PDF आपको वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला है आपका, देखिए उत्तराखंड में बाघ किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में बाघ किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड में जो बाघ कहते हैं वो किसको क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका ग्लेशियर को, ठीक है। ग्लेशियरों को यहाँ पे क्या जाता है, बाघ शब्द से नवाजा जाता है, बाघ शब्द बोला जाता है स्थानीय भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, भोट भाषा में ला तथा स्थानीय भाषा में धुरा किसे कहा जाता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको एक तरीके से और बताऊंगा कि इसको क्या कहा जा सकता है, ठीक है। देखिए जो ला और ये धुरा है ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका घाट या गिरिद्वारों को, किसको, गिरिद्वार को, ठीक है। ये जो गिरिद्वार होते हैं या घाट होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, ला या धुरा। देखिए स्थानीय जैसे अगर भोट भाषा, ठीक है, भोट भाषा में अगर ला कह दिया तो ला का मतलब क्या हो जाएगा आपका, या तो घाट होगा या होगा आपका गिरिद्वार, ठीक है। या घाट होगा या गिरिद्वार होगा। या फिर अगर आपसे धुरा कहा गया, क्योंकि धुरा देखिए एक स्थानीय वर्ड है, ठीक है, याद रखिए धुरा जो है आपका स्थानीय वर्ड है। धुरा को भी क्या कहा जाता है, धुरा का मतलब भी क्या होता है, घाट और गिरिद्वार, ठीक है। ये दो शब्दों को नोट कर लीजिएगा। ला भोट भाषा में ला और स्थानीय भाषा में धुरा किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका घाट या गिरिद्वारों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, तो इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने लिखी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता देता हूँ। देखिए ये लिखी गई है आपकी फ्रैंक स्माइथ के द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई है, फ्रैंक स्माइथ जी के द्वारा लिखी गई है आपका वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पता होना चाहिए, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो होता क्या, देखिए इसको देखिए फ्रैंक स्माइथ ने क्या इसको जो आपका फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी का एक और नाम है, क्या कहते हैं इसका, भ्यूंडार उपत्यका, ठीक है। ये फूलों की घाटी का भी पुराना नाम है, ठीक है। इसको क्या कहा था कि इसके जो फूलों की घाटी है इसको फ्रैंक स्माइथ ने अपनी पुस्तक में इसका विवरण लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका अगर इस फूलों की घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो कितनी ऊंचाई पे है आपकी, 5051 मीटर की ऊंचाई पे स्थित आपकी फूलों की घाटी। फूलों की घाटी की लंबाई की बात करें तो यह आपकी 10 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है, और जो चौड़ाई है वो है आपकी 2 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई आपकी फूलों की घाटी की। यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं,
और इसी से मंत्र मुग्ध होके आपके जो फ्रैंक स्माइथ है उन्होंने अपने पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में इनका जिक्र किया होता है, इसका विवरण दिया हुआ था। ठीक है, और इस ये पुस्तक है आपका वैली ऑफ फ्लावर, इस पुस्तक को क्या कहा गया है, स्वर्ग, फूलों का स्वर्ग क्या कहा गया है, इसको फूलों का स्वर्ग भी कहा गया है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर को क्या गया है, फूलों का स्वर्ग भी नाम इसको दिया गया है। और इसमें महाभारत में कभी पूछा जा सकता है कि जो फूलों की घाटी है उसको महाभारत में क्या कहा जाता था, वो कहा जाता था नंदन कानन। ठीक है, नंदन कानन, कानन का नंदन और कानन कहा जाता था महाभारत में इसको। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, चंद राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ही मतलब कन्फ्यूजन है। कुछ लोग इसको सोमचंद मानते हैं, कुछ लोग इसको थोहर चंद मानते हैं, लेकिन जो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच हैं वो इसको क्या मानते हैं, थोहर चंद। ठीक है, याद रखिए थोहर चंद मानते हैं इसको चंद राजवंश का संस्थापक। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अलग अलग जो आपके यहाँ पे इतिहासकार हुए हैं आपके उत्तराखंड में, तो किसी ने इसको थोहर चंद माना है और किसी ने इसको क्या माना हुआ है, इसको सोमचंद्र माना हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो थोहर चंद या सोमचंद, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर यूके SSS के द्वारा भी पूछा जाएगा, अगर वहाँ पर थोहर चंद्र आपका ऑप्शन होगा तो वहाँ पर सोमचंद्र आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इस पे हमेशा ही विवाद बना रहता है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर मैं थोहर चंद की बात करूँ ना, तो देखिए थोहर चंद का अगर कार्यकाल की बात करूँ तो इनका जो कार्यकाल है वो 1262 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। ठीक है, और हर्षदेव जो जोशी थे वो भी थोहर चंद को कुमाऊं का चंद वंश का प्रथम या फिर चंद वंश का संस्थापक भी मानते हैं। कौन, आपका हर्षदेव जोशी भी इन्हीं को मानते हैं, आपका थोहर चंद को। ठीक है, चंद वंश का संस्थापक। तो इन चीज़ों को याद रखना, बहुत सारे इतिहासकार कुछ और कहते हैं, तो आपको ये चीज़ आपको वहाँ पे देखना होगा। वहाँ पर अगर आपको थोहर चंद होगा ऑप्शन तो वहाँ पर राइट करके आइएगा, क्योंकि चंद वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो थोहर चंद ही माना जाता है अधिकतर केसेस में। ठीक है, तो इस चीज़ में आप कंफ्यूजन मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखिए सलाण क्या है। अगला 12वां क्वेश्चन है आपका, सलाण क्या है। देखिए जो आपका सलाण है ये आपका गढ़वाल में लघु हिमालय के उस भाग को कहा जाता है जो कि ऊंचे पठार तथा दक्षिण के निचले भाग के मध्य में स्थित होता है, उसी को आपको क्या कहा जाता है, सलाण कहा जाता है। ठीक है, ये है आपका लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय के उस भाग को कहा जाता है जो कि ऊंचे पठार तथा दक्षिण के निचले के मध्य में स्थित होता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, आपका उसमें सलाण कहा जाता है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। देखिए आयोग द्वारा इस तरीके से पूछा जा सकता है कि गढ़वाल मंडल में लघु हिमालय के उस भाग को क्या कहा जाता है जो ऊंचे पठारों तथा दक्षिण के निचले भाग के मध्य में स्थित होता है, तो वहां पे ये ऑप्शन हो सकता है क्या, सलाण। ये इस टाइप से पूछा जा सकता है, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बना रखा है इस टाइप से नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा ऐसे ही जाएगा कि गढ़वाल मंडल के लघु हिमालय के उस भाग को क्या कहा जाता है जो ऊंचे पठार तथा दक्षिण के नीचे भाग के मध्य में स्थित होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, सलाण कहा जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं देखिए लघु हिमालय के बारे में। ठीक है, देखिए जो लघु हिमालय है, अगर नॉर्मली क्वेश्चन या आयोग जो पूछता है वो हिमालयों की ऊंचाई पूछता है, तो लघु हिमालय की जो ऊंचाई होती है वो 1200 से लेके 4500 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है लघु हिमालय की। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो लघु हिमालय है वहाँ पे जीवाश्मों का क्या होता है, अभाव होता है, जीवाश्म नहीं होते वहाँ पे। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। उसी के साथ साथ जो आपका लघु हिमालय है, जो इनका निर्माण हुआ था किस टाइप से, कैसे हुआ था, ये हुआ था आपका वलित एवं कायांतरित चट्टानों से। ठीक है, याद रख लीजिएगा, आपका जो लघु हिमालय है उनका निर्माण कैसे हुआ था, वो हुआ था आपका वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ था आपका लघु हिमालय का निर्माण। ठीक है, इसी में देखिए यहाँ पे जो लघु हिमालय है इसमें स्लेट हो गया, चूना पत्थर हो गया, क्वार्ट्ज हो गया आपका, उसी के साथ नीस हो गया, ग्रेनाइट आदि यहाँ पे अधिकता होती है, यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। और कभी कभार पूछा ये भी जा सकता है आयोग के द्वारा कि आपका जो लघु हिमालय है उसके इस हिमालय से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो यहाँ से देखिए आपका सरयू नदी निकलती है, पश्चिमी रामगंगा निकलती है, उसके बाद आपकी लधिया नदी निकलती है और नयार नदी निकलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भाबर तथा शिवालिक के मध्य
समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए भाबर तथा शिवालिक के मध्य जो समतल मैदान होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका दुण। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको क्या कहा जाता है? दुण कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं शिवालिक क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहले मैं आपका जो हमारे उत्तराखंड को जो भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है उसके बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको ये जल्दी से जल्द समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो आपका उत्तराखंड है उसको सबसे पहले किस भाग में बांटा गया है? वो है आपका गंगा का मैदान। उसके बाद आ जाता है आपका देखिए तराई क्षेत्र आ जाता है, फिर भाबर क्षेत्र आ जाता है, फिर जाके आपका आता है क्या? शिवालिक। शिवालिक को क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद दून क्षेत्र आता है, उसके बाद आपका लघु या मध्य हिमालय आ जाता है, फिर आपका आता है बृहत या उच्च हिमालय, फिर आता है आपका लास्ट में ट्रांस हिमालय। ठीक है, इन भागों में बांटा गया है आपका उत्तराखंड के क्षेत्र को। तो उत्तराखंड को भौगोलिक इन क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, उसी के साथ हम बात कर रहे थे आपके शिवालिक क्षेत्र के बारे में, क्योंकि मैंने इसमें बताया था आपका भाबर तथा जो शिवालिक के मध्य समतल मैदान होता है उसको क्या कहा जाता है? दुण कहा जाता है। यहाँ भी बात करते हैं हम शिवालिक क्षेत्र के बारे में। तो देखिए आपका जो शिवालिक क्षेत्र होता है ये बाह्य हिमालय है, हिमालय के बाद भी हिमालय का बाह्य पाद भी कहा जाता है। ठीक है, इसको शिवालिक को क्या कहा जाता है? हिमालय का पाद भी कहा जाता है, यानी पैर भी कहा जाता है, या बाह्य हिमालय, क्योंकि ये सबसे पहला हिमालय होता है हिमालय का क्षेत्र का। ठीक है, और उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे अगर इनकी चोटियों की बात करी जाए तो शिवालिक जो क्षेत्र होते हैं या शिवालिक हिमालय होते हैं उनकी चोटियों की ऊंचाई होती है आपकी 700 से लेकर 1200 मीटर तक की इनकी ऊंचाई होती है। और देखिए जो यह हिमालय है यह हिमालय श्रेणी का सबसे क्या है? नवीनतम भाग है, नवीनतम भाग है, जिस कारण यहाँ पे क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म देखने को यहाँ पे जीवाश्म की सबसे प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो था आपका शिवालिक हिमालय। उसी के साथ साथ अगर मैं भाबर को समझाऊँ आप सभी लोगों को, तो देखिए जो भाबर है इस क्षेत्र की क्या होता है? भाबर से ही समझ में क्या आ रहा है? इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ होती है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, बालू रेतीली हुई उबड़ खाबड़ टाइप की यहाँ पे जो होती है मिट्टी होती है। और यहाँ पे देखिए कृषि योग्य जो भूमि होती है वो लगभग बहुत कम होती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होगी, झाड़ियाँ होगी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में मिल जाती हैं भाबर क्षेत्र में। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा आप। अगला है आपका देखिए यहाँ पे पर्वतीय भाबर प्रदेश को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? देखिए अभी भाबर क्षेत्र के बारे में बता रहा था, तो भाबर क्षेत्र से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका, जो पर्वतीय भाबर प्रदेश है उनको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जाना जाता था किस नाम से? माल नाम से जाना जाता था आपका भाबर प्रदेश को। ठीक है, तो ऊपर मैंने इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सरस्वती तथा पश्चिमी धौलीगंगा किसकी शीर्ष धाराएं हैं? तो ये शीर्ष धाराएं किसकी है? अलकनंदा नदी की शीर्ष धाराएं हैं। बात कर लेते हैं अलकनंदा नदी के बारे में। तो देखिए आपकी जो अलकनंदा जो नदी है वो संतोपद से निकलती है। ठीक है, संतोपद से निकल के ये देवप्रयाग तक पहुंचती है कितने किलोमीटर की दूरी तय करके? 195 किलोमीटर की दूरी तय करके, और यहाँ पे देवप्रयाग में मिलती है। तो देवप्रयाग में एक और नदी मिलती है कि कौन सी नदी मिलती है? वो मिलती है आपकी भागीरथी, जो कि कहाँ से निकलती है? गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। और ये कितनी दूरी तय करती है? ये दूरी तय करती है आपकी 205 दूरी। ठीक है, देखिए संतोपद से लेके आपका देवप्रयाग तक जो आपकी अलकनंदा नदी बहती है वो 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गोमुख से लेके आपकी जो भागीरथी नदी है वो 205 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। मिलते कहाँ पे हैं? ये देवप्रयाग में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पे, महाभारत काल में श्रीनगर किसकी राजधानी थी? काफी इंपॉर्टेंट है। महाभारत काल में जो श्रीनगर है किसकी राजधानी थी? वो थी आपकी कुलिंधाधिपति सुबाहु की राजधानी। किसकी? सुबाहु की राजधानी थी आपकी। जो महाभारत काल में श्रीनगर किसकी राजधानी थी? सुबाहु की राजधानी। तो देखिए आपके जो श्रीनगर के बारे में बता देता हूँ। श्रीनगर आपका इसको गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। सोम का जो भांडा स्मारक है वो भी देवलगढ़ श्रीनगर में ही स्थित है। उसी के बाद देखिए यहाँ पे केशवराय जो मठ है वो भी यहीं पर स्थित है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो शंकर मठ है उसका भी निर्माण यहाँ पे किसके द्वारा किया गया है? आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा किया जा चुका है आपका शंकर मठ की स्थापना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि आपको श्रीनगर के बारे में याद करनी है। अगला है आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो ये आपको सबको पता होना चाहिए, 1973 में करी गई थी, जो कि कहाँ पे है? ये भी आपका श्रीनगर में ही स्थित है आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय। इसको गढ़वाल विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना किस वर्ष करी गया था? 1973 को। 1973 में करी गई थी आपकी गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना। 1973 में ही कुमाऊं विश्वविद्यालय की भी स्थापना करी गई थी, जो कि कहाँ पे है? आपका नैनीताल में स्थित है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद करना है और आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है? देखिए जो काशीपुर है उसका प्राचीन नाम है आपका गौमिसाण। ठीक है,
या फिर उज्जैन नगरी। ठीक है, ये आपका जो अब काशीपुर है उसका पुराना नाम है। ठीक है, गौविषण और उज्जैन नगरी भी कहा जाता है। काशीपुर देखिए पूछा ये भी जा सकता है आपका, जो काशीपुर है किस नदी के किनारे पे स्थित है, वो है आपका ढेला नदी के किनारे। ठीक है, ढेला नदी के किनारे पे स्थित है। देखिए इसको आपको याद रखना है, 1872 में काशीपुर को क्या बनाया गया था, नगर पालिका बनाई गई थी, और उसको बाद ही में 2013 में क्या बना दिया गया था, नगर निगम बना दिया गया। ठीक है, किसको, काशीपुर को। और यहीं पे आपकी राज्य की सबसे पुरानी मिल भी स्थित है, कहाँ कहाँ पे, काशीपुर में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला है देखिए आपका, हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो ये करी गई थी आपकी 2002 में। ठीक है, हरिद्वार देखिए जो आपका हरिद्वार है वो विलवल नीर पर्वत के मध्य में स्थित है। हरिद्वार कब जिला बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका 28 दिसंबर 1988 को। ठीक है, 1988 को इसको जिला बनाया गया था। देखिए जब इसको जिला बनाया गया था तो उसको कहाँ पे शामिल किया गया था, सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। और उसके बाद जब हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो उसको कहाँ पे शामिल कर लिया गया था, गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। इसी के साथ साथ देखिए हरिद्वार में आपका झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र भी है, जिसका गठन 2005 में किया गया था। क्या है आपका यहाँ पे, झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम कहाँ पे होता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में होता है। ठीक है, ये तो आज थोड़े से स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे। आगे आने वाले टाइम पे देखिए अगली जो सीरीज आएगी उसमें और लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि आप सभी लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की में कोई भी कंजूसी मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हमारा एम है आपका 746 पद है आपका कनिष्ठ सहायक के, उसमें आपको सफलता प्रदान करना। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और उम्मीद यही करता हूं कि आप सभी को हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। और हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और आगामी जितने भी पेपर होने वाले हैं आप सभी लोगों के, तो उसके लिए स्टडी विद एम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।